हेलो स्टूडेंट, आज एक्सेल की हमारी सेकंड क्लास है। आज इस क्लास की शुरुआत हम एक पैरोल की सीट से क्रिएट करेंगे। यहाँ से चालू करते हैं अपनी क्लास। आज एक पैरोल की सीट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पैरोल की सीट में कुछ बॉक्स बने हुए हैं, एक टेबल क्रिएट हुई है जो कई सारे सेल से मिलकर बनी हुई है, जिसका हेडिंग जो है टेबल में वो पैरोल मई 2020 और उसके एट्रीब्यूट यानी टेबल की फील्ड्स हैं सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, पोस्ट, कैटेगरी, बेसिक सैलरी और सब ये कैलकुलेट करना है आपको। जैसे टीए 5% निकालना है, डीए 140% निकालना है, चाहे 6% निकालना है, फिर ग्रॉस सैलरी को कैलकुलेट करना है, फिर इनकम टैक्स एंड प्रोविडेंट फंड 13% निकालना है और नेट सैलरी आपको टोटल करके देना है। ये मैंने इसके अंदर कुछ डाटा पहले से फिगर में फीड करके रखा हुआ है। अब यहाँ मुझे ये सीखना है कि ये जो परसेंटेज है एक्सेल के सीट पर निकालना कैसे। भी कुछ बेसिक से फार्मूले हैं, यानी एक्सेल बहुत आसान होता है, बस आपको मैथमेटिकल फार्मूले लगाना आना चाहिए। इससे पहले आपने फर्स्ट क्लास में एक्सेल के दो मेन्यूज के बारे में पढ़ा है, फाइल मेन्यू और होम मेन्यू। अब अगले मेन्यू हम इस सीट के बनाने के बाद पढ़ेंगे। तो अब हम सबसे पहले ये टीए निकाल देते हैं। तो टीए निकालने के लिए अभी हम सबसे पहले स्क्रीन को जूम करके देख लेते हैं। ये मेरा टीए है। अब मुझे ये बेसिक सैलरी का 5% इसको निकालना है। ठीक, तो हमारी पहली शर्त वही रहेगी कि विदाउट इक्वल साइन हम फार्मूला एक्टिव नहीं कर सकते। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, एक फार्मूला क्रिएट करना है। तो आप सबको परसेंटेज का फार्मूला पता होगा। तो हमें करना है यहाँ पर इक्वल का साइन, देन ये बेसिक सैलरी पे क्लिक किया तो ये 45,000 यानी G5 इसका एड्रेस यहाँ पर आ गया और इस पे मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है 5% यानी कि 5/100 यानी 0.05। तो ये इसका 5% होता है। ठीक है, कितना बिल्कुल बेसिक सा फार्मूला ये आप एंटर कर दीजिए। तो ये आ गया 2250 रुपये। और जब भी क्लिक करेंगे तो ये जो बॉक्स के राइट साइड ये 4 बॉक्सेस दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करते ही आपका कर्सर एक मोटे वाले प्लस, वाइट प्लस से ब्लैक प्लस, पतले वाले प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। माउस का बटन प्रेस कीजिए, लेफ्ट क्लिक कीजिए और दबा के उसको पूरा नीचे तक उसे ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए सारी वैल्यूज। अब डीए निकालना है तो डीए का भी सेम केस रहेगा, इक्वल का साइन दबाया, देन उसके पास किसका डीए है, बेसिक का है। तो ये बेसिक सैलरी को मैंने ये क्लिक किया, यहाँ आ गया G5 मल्टीप्लाई बाय, ये मैंने मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया है 1.4, 140% है तो ये 1.4 का मल्टीप्लीकेशन होगा। इस बात को ध्यान रखें, ये होता है परसेंटेज बटे 100, यानी 140/100 इसका मतलब होगा 1.4। ये मैंने ये किया, देन अगेन फार्मूला ड्रैग कर दिया पूरा। अब HRA 6% निकालना है, देन सेम कंडीशंस, इक्वल बेसिक सैलरी G5 मल्टीप्लाई बाय 0.06% है, ये मैंने निकाल दिया, यहाँ से किया और इसको भी उसी तरह से मैंने देख करके फार्मूला कॉपी कर दिया। ये फार्मूला कॉपी करने का तरीका होता है कि हम उसको राइट हैंड साइड बॉक्स को सिलेक्ट करें और उसकी जो प्लस एक बटन होता है चौकोर बॉक्स, वहां से क्लिक करके उसको ड्रैग कर दें तो पूरा फार्मूला कॉपी हो जाता है। अभी जो ग्रॉस सैलरी है ये एडिशन होता है बेसिक सैलरी, टीएडीए और एचआरए का, इसका जोड़ है। तो मैंने किया बराबर, उसके बाद मैंने लिया सबसे पहले बेसिक सैलरी, देन उसके बाद प्लस का सिंबल दबाया, देन टीए, देन अगेन प्लस, डीए, अगेन प्लस, एचआरए। देखिए ये सबकी एड्रेस वैल्यूज आ गई, सेल के एड्रेसेस आ गए। एंटर किया, ये मुझे रिजल्ट आ गया 1,12,950 रुपये सैलरी। ये मैंने इसको भी फार्मूला कॉपी कर दिया। इनकम टैक्स लगा देता हूँ। इनकम टैक्स क्या करते हैं हम, एक शर्त कंडीशंस के अकॉर्डिंग लगा लेते हैं कि जिनकी सैलरी कम आ रही हो उनको इनकम टैक्स के लिए छूट दे देंगे, हम 0 कर देंगे। इसलिए मैं हाथ से भर रहा हूँ, आगे कैलकुलेशन हम बाद में कर लेंगे। तो जैसे यहाँ व्यक्ति है तो यहाँ मैंने इसको 20,000 रुपये का इनकम टैक्स लगाया, मैंने कोई फार्मूला नहीं लगाया इस जगह पर। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू शो कर देता हूँ। इसको मैंने 5,000 रुपये का इनकम टैक्स लगाया है, इस वाले को मैंने 10,000 रुपये इनकम टैक्स लगाया है, इसको देन अगेन 10,000 रुपये इनकम टैक्स लगाया है, इसके बाद 37,000 वाले को
सिर्फ 2,000 रुपये का इनकम टैक्स लगाया है। शेयर वाले को 1,500 रुपये का इनकम टैक्स लगाया है। 63,000 वाले को 4,000 रुपये का इनकम टैक्स लगाया है। इसको मैंने 1,600 रुपये का इनकम टैक्स लगा दिया है। अब इसको मैंने कोई इनकम टैक्स नहीं लगाया, जीरो कर दिया है। और इसको 1,700 रुपये का इनकम टैक्स लगाया। तो ये मैंने हाथ से भरी हुई इसकी वैल्यूज, कोई कैलकुलेशन नहीं लगाया। फिर इसके बाद प्रोविडेंट फंड है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको कि ये 13% प्रोविडेंट फंड है आपका। तो आपका किसका होगा, ये ग्रॉस सैलरी का होगा, याद रखिएगा। पीएफ जो है वो ग्रॉस सैलरी का निकालेंगे। तो मैंने फिर इक्वल का साइन दबाया, उसके बाद ग्रॉस सैलरी की पहली वाली वैल्यू को सिलेक्ट किया, तो यहाँ उसका एड्रेस आ गया K5, तो उसका एड्रेस K5 रहा होगा। एंड मल्टीप्लाई बाय, ये मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन किया है, लिखा है 13%। 13% का मतलब होगा 0.12, इसका मतलब होगा 0.13, सॉरी 13% है ना, तो 13 आएगा। ये मैंने क्लिक किया, या इसको यहाँ पर फार्मूले को फिर से कॉपी कर दिया। नेट सैलरी क्या होता है, नेट सैलरी वो जो मेरे हाथ में आती है, तो ग्रॉस सैलरी में से इनकम टैक्स और पीएफ कट जाता है, जो बचा हुआ सैलरी मेरे हाथ में आता है। तो मुझे बराबर करना है, तो ग्रॉस सैलरी क्या है, शायद गलत जगह बराबर कर दिया है, कोई बात नहीं। नीचे वाली वैल्यूज को वापस ऊपर कॉपी कर देता हूँ। इस वाले बॉक्स में बराबर करना था, मैंने इक्वल का साइन दबाया। देन ग्रॉस सैलरी, ये रहा मेरा ग्रॉस सैलरी, इसकी पहली वैल्यू को सिलेक्ट किया, और उसके बाद मैंने कहा माइनस घटाना है उसमें से इनकम टैक्स माइनस प्रोविडेंट फंड। ये देखिए K5 माइनस L5 माइनस M5 मेरा फार्मूला बन गया। मैंने एंटर प्रेस किया, तो ये आपके हाथ में आने वाली सैलरी है। ये मैंने पूरा ड्रैग कर दिया यहाँ तक, तो ये पूरा कॉपी हो गया। अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये पूरा टेबल क्रिएट हो गया। ये मैंने टेबल क्रिएट करना सबसे पहले सीखा है। ये आप यहाँ देख रहे हैं कि ये मार्जिन सेंटर है, जो आपको बिल्कुल पेरोल मई 2020 को बिल्कुल सेंटर में रखा है। पूरे बॉक्स को, एक बॉक्स, कई सारे बॉक्सेस को मिलाकर एक बॉक्स बनाया हुआ। ये मर्चेंट सेंटर्स हो गया। ठीक, नेक्स्ट हमारा मेनू था इंसर्ट मेनू। अब इंसर्ट मेनू में सबसे पहला ऑप्शन आता था पायोट टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पायोट टेबल। ये डाटा एनालिसिस करती हैं जो कंपनियां, वो पायोट टेबल का यूज करती हैं। तो इसमें खास करके वो लोग एच लुकअप, वी लुकअप और पायोट टेबल का सबसे ज्यादा उपयोग में होता है। तो ये एक टेबल होती है जिससे हम किसी भी डाटा को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो आपका टेबल है, इसमें पायोट टेबल के लिए खास बात ये होती है कि हमें कुछ फील्ड ऐसी लेना है जिसमें कॉमन वैल्यूज पाई जाती है। जैसे पोस्ट में एक से ज़्यादा एमडी हैं, एक से ज़्यादा मैनेजर्स हैं, एक से ज़्यादा क्लर्क हैं, एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स हैं। और जैसे कि कैटेगरी, कई जनरल्स हैं, कई एससी, कई ओबीसी हैं। बस ये दो मैंने चीज ली। और तीसरा लिया था डिपार्टमेंट, इसमें था कई सेल्स डिपार्टमेंट है, कुछ मार्केटिंग के, कुछ फाइनेंस, मतलब मोर देन वन वैल्यूज कॉमन होनी चाहिए, तभी आप चीज़ों के बीच में एनालिसिस सही से कर पाएंगे। तो ये मुझे इसका पायोट टेबल क्रिएट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो सबसे पहले पायोट टेबल क्रिएट करने के लिए मैं पायोट टेबल पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मैं पायोट टेबल ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। ये विंडोज़ को थोड़ा सा मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से यहाँ पायोट टेबल और पायोट चार्ट है, तो मैं सबसे पहले पायोट टेबल को ही सिलेक्ट करूँगा। पायोट टेबल आते ही ये मेरे पास क्रिएट पायोट टेबल का ऑप्शन आ गया, जिसके अंदर लिखा हुआ है चूज द डाटा दैट यू वांट टू एनालाइज, सिलेक्ट ए टेबल रेंज, एक्सटर्नल डाटा सोर्स अगर बाहर से लेना चाहते हैं, और नई सीट पर एक टेबल बनाना चाहते तो नहीं, और यहीं बनाना चाहते तो लोकेशन यहीं दे दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं रेंज दे देता हूँ, क्योंकि मैंने रेंज यहाँ ली हुई है। और यहाँ गौर से देखिए तो आपके टेबल के चारों तरफ एक लाइनिंग चल रही है, इसका मतलब मैं रेंज पहले से ले चुका था। अगर नहीं ली है तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, और इसको सीरियल नंबर को छोड़ देता हूँ मैं, एम्प्लॉय नेम से पूरी टेबल को यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरी रेंज आ गई है। ठीक है, मैंने सारी रेंज ले ली है। इस पर वापस बटन पे प्रेस करते हैं, और मैं इसी टेबल पर बनाऊंगा पायोट टेबल को, या मैं दूसरी सीट पर भी ले सकता हूँ। मैं एक नई सीट पर नहीं, इसी पर ले लेता हूँ, है ना, एग्जिस्टिंग वर्क सीट पर ले लेता हूँ। और लोकेशन जो है वो मैंने ये ठीक इसके नीचे वाली लोकेशन को दे दिया है, ये देखिए। और ये मेरे पास वापस आ गया डाटा रेंज ये है, और टेबल सीट 1 का B16 नंबर का कॉलम हो गया। अब ये टेबल क्रिएट हो गया। अब आपको विंडोज़ पे यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ये बगल में आपको एक पायोट टेबल क्रिएट हो गई है, और उसके ठीक बगल में उसकी फील्ड की लिस्ट आ गई है।
अब ये टेबल वो जगह है जहाँ पर ये आपको पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा और इन फील्ड्स के अकॉर्डिंग ये डिस्प्ले रिकॉर्ड होगा। या राइट हैंड साइड आप जब देखेंगे तो यहाँ पर जो बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, इस पे देखिए सबसे पहले तो ये लिखा है कि पायोट टेबल की फील्ड की लिस्ट है, कौन कौन सी फील्ड यूज की गई, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, पोस्ट, कैटेगरी, दिस सब दिया है। और ये वो जगह है जहाँ फिल्टर होती है चीज़, ये फिल्टर के लिए हो गया, ये आपका कॉलम की वैल्यूज हो गई, ये रो की वैल्यूज हो गई, और ये वो वैल्यूज हो गई जो रिजल्ट में शो होंगी। ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर छोटा सा काम करना चालू करूँगा, अब थोड़ा सा आप देखते रहें इसको स्क्रीन पर। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो टेबल है उसमें ये जानना चाहता हूँ कि पोस्ट वाइज किस कैटेगरी में कितने व्यक्ति हैं। ये टेबल ये रही मेरी, है ना। तो यहाँ ये पोस्ट दिया हुआ है, एमडी मैनेजर, एमडी क्लर्क, ऑपरेटर, दिस। तो मुझे ये चेक करना है कि पोस्ट वाइज कितने कैटेगरी वाइज, एक पोस्ट के कैटेगरी के हिसाब से देखना है। तो मैंने यहाँ से पोस्ट को उठाया और ये मैंने कॉलम में पोस्ट को डाल दिया। तो आप ये नीचे चार्ट देखिए, ये आपके कॉलम में पोस्ट आ गया और कैटेगरी को मैंने रो पर रख दिया। ये मैंने रो वाले ब्लॉक में छोड़ा। देखिए गौर से मेरा राइट हैंड साइड, सीधे हाथ की तरफ देखिए, ये मैंने यहाँ से उठाया इसको और ये इसको यहाँ छोड़ दिया। तो ये कैटेगरी वाइज हो गया, जनरल, ओबीसी और एससी। अब मैं इनमें क्या जानना चाहता हूँ, मैं जैसे इनकी सैलरी जानना चाहता हूँ कि किसको कितनी सैलरी थी, तो मिलने वाला नेट सैलरी को मैं ये बीच वाले वैल्यू वाले हिस्से पे छोड़ दूंगा, जो वैल्यू लिखा है ना उस जगह पर छोड़ दूंगा। जैसे यहाँ क्लिक करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि क्लर्क लेवल पे जनरल को 34,331, एमडी को इतना, मैनेजर को इतना, ओबीसी कैटेगरी यहाँ कोई है नहीं, ये एससी कैटेगरी में दिस, ये आपको अलग वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। अगर आप नेट सैलरी नहीं देखना चाहते उसको बाहर निकाल के छोड़ दीजिए। आप चाहते हैं कि किसका इनकम टैक्स कितना कट रहा है तो सिलेक्ट करके इनकम टैक्स पे डाल दीजिए, ये सभी पे आपको इनकम टैक्स मिल जाएगा। अब ये कैटेगरीज को हटा देता हूँ मैं पूछ लेता हूँ कि पोस्ट डिपार्टमेंट वाइज की बात करते हैं। तो डिपार्टमेंट फाइनेंस में क्लर्क को कितना है, एमडी को कितना है, मैनेजर को कितना है, ऑपरेटर को कितना है। बस यहाँ जो राइट हैंड साइड की वैल्यूज को आपको बदलते जाना है और अपने हिसाब से रिजल्ट लेते जाना है। जैसे कि अगर मैं गिनती चाहता हूँ कि भाई कितने लोग हैं इस डिपार्टमेंट की फलानी पोस्टों पर, तो मैं एम्प्लॉय नेम, ये जो कि एक कैरेक्टर फील्ड होती है, उसको उस जगह पर डालूंगा। तो उससे क्या होगा, काउंटिंग फंक्शन चलाएगा, सम वैल्यूज के फंक्शन को नहीं चलाएगा। ये बता देगा फाइनेंस में एक क्लर्क है, एक मैनेजर है और एक एमडी है और एक ऑपरेटर है, और इसमें सबकी कंडीशंस ने संख्या के हिसाब से दे दी। अब यहाँ पर जब आप वैल्यूज के पास जाके देखेंगे, तो मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ कि जब वैल्यूज के पास आप जा रहे हैं तो यहाँ पर ये काउंट ऑफ करके कुछ लिखा हुआ, तो क्लिक करते ही हम ये देखेंगे कि इसके अंदर ये मूव डाउन की जरूरत नहीं है, वैल्यू फील्ड सेटिंग पर क्लिक कीजिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ फंक्शंस जो मैंने पहले पढ़ाए थे कि सम, काउंट, मैक्स, मिनिमम, एवरेज, इसमें एक प्रोडक्ट और बढ़ गया है ना। तो ये सम, काउंट, मैक्स, मिनिमम और एवरेज की वैल्यूज की बात कर रहे हैं। तो ये अपन यहाँ से कैलकुलेट करते हैं कि जब भी मैं डीए डालता था तो वो सम हो जाता था सबका कैलकुलेट, जब मैंने नाम डाला तो उसने उसको काउंट किया। तो हम इसको यहीं से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका था बेसिक पायोट टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका आपको यूज करना है, पायोट टेबल। तो इंसर्ट का पहला ऑप्शन था पायोट टेबल, दूसरा था इंसर्ट। अब इसके अंदर दूसरा टॉपिक है इसका टेबल, ये टेबल्स के अंदर आ रहा है। तो टेबल्स जो ऑप्शन है इसका शॉर्टकट कंट्रोल टी होता है। अगर आप इसका शॉर्टकट देखना चाहें तो हर ऑप्शन के नीचे उसका शॉर्टकट शो होता ही है। जब भी आप कर्सर रखेंगे ये देखिए नीचे टेबल कंट्रोल टी लिखा हुआ है, तो टेबल को आप कंट्रोल टी से यूज कर सकते हैं, है ना। और टेबल पे क्लिक करेंगे तो टेबल बता देगा कितना रोज कितने कॉलम। मेरा सिलेक्शन ही है इस टेबल का, तो मैं इसका यूज कर सकता हूँ। हेडर जरूरत नहीं, पायोट टेबल यूज की, वो सिलेक्टेड, क्योंकि ये टेबल क्रिएट कर दिया मैंने। टेबल को सिलेक्ट किया, उसको बनाया, तो उसने यहाँ पर फिल्टर्स वगैरह लगा के ऑटो फॉर्मेटिंग, जो फॉर्मेट टेबल जो मैंने यूज किया था ना पहले होम मेन्यू के अंदर, फॉर्मेट टेबल, ये उसने उसी तरह से उसको यूज किया हुआ है। कंट्रोल जेड करके अनडू कर देता हूँ मैं। अब इंसर्ट का अगला हिस्सा होता है पिक्चर। अगर आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो वही वर्ड की तरह है कि आप जाइए यहाँ से पिक्चर का सिलेक्शन कर लीजिए। ये सैंपल पिक्चर्स पे गया, यहाँ से मैंने
ये पिक्चर का सिलेक्शन कर दिया, उस पिक्चर को जितना छोटा करना उस हिसाब से छोटा कर दिया, और इसकी फॉर्मेटिंग ऊपर दिख ही रही है कि मैं इसके बॉर्डर्स वगैरह जो है उसे बना सकता हूँ। ये देखिए, ये मैंने बना दिया, ठीक है। कई सारे ऑप्शंस ये आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, आप सब सेव कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, रिकलर कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऊपर बॉर्डर लगा सकते हैं, अलग अलग फ्रेम बना सकते हैं, शेप्स को बदल सकते हैं। जैसे पिक्चर का शेप अगर मैंने ये हार्ट टाइप्स कर देता हूँ, ये हार्ट टाइप्स का बन गया हुआ है ना, तो ये आप इस तरह से यूज कर सकते हो। उसे रोटेट कर सकते हैं, तो पिक्चर को मूव भी कर सकते हैं, 90 डिग्री मूव कर दिया पिक्चर्स को। आप क्रॉप कर सकते हैं पिक्चर को, कहीं से भी काट भी सकते हैं। तो ये मैं जैसे फोटोग्राफ्स काट देते हैं ना, उस तरह से ही कट जाएगा। देखिए, ये पेंगुइन जो है मेरी कट गई है, ये पेंगुइन कट गई। तो इंसर्ट का ऑप्शन था पिक्चर, पिक्चर के बाद था क्लिप आर्ट। तो वर्ड के अंदर आप जिस तरह से क्लिप आर्ट यूज करते थे, यहाँ भी क्लिक कीजिए, क्लिप आर्ट पे क्लिक करें। राइट हैंड साइड जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा ऑर्गेनाइज क्लिप। आप इस ऑर्गेनाइज क्लिप पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा ऑफिस कलेक्शन, आप ऑफिस कलेक्शन को सिलेक्ट करें और किसी भी एक ऑप्शन का यूज करके उससे दी गई पिक्चर्स को यहाँ से कॉपी करके यूज कर सकते हैं। मैंने कॉपी किया, ये मिनिमाइज किया और यहाँ पर मैंने उसको पेस्ट कर दिया। ये देखिए, ये पिक्चर है, ठीक। उसके बाद था शेप्स, तो आप शेप्स का भी यूज कर सकते हैं। कई प्रकार के शेप्स यहाँ बने हुए हैं, आप उनका उपयोग कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट, यहाँ कई प्रकार के स्मार्ट आर्ट्स भी होते हैं। कॉलम्स, ये कॉलम बहुत अच्छी चीज होती है। इस वर्ड में बताया था मैंने आपको कि एक्सेल के अंदर बेसिक कॉलम का काम होता है ना। ये वाला मैं सब कुछ मिटा देता हूँ यहाँ से। और ये मेरा चार्ट है, मैं इसके हिसाब से कॉलम क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने ये चार्ट की अपनी टेबल को सिलेक्ट किया हुआ है। देन मैंने कॉलम पर देखा, तो यहाँ कई प्रकार के कॉलम, जैसे पहला दिया है कॉलम, यानी टाइप्स होगा ये कॉलम की। देखिएगा जरा, मैं स्क्रीन को बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ कि ये चार्ट के टाइप्स हैं, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर, अदर्स टाइप भी होते हैं। कॉलम टाइप्स किस तरह से दिखाई देता है, क्लिक कीजिए, ये दिखाई देंगे। ये 2D कॉलम इस तरह से दिखाई देगा, 3D कॉलम इस तरह से दिखाई देगा, सिलेंडर कॉलम इस तरह से दिखाई देगा, कोन कॉलम इस तरह से दिखाई देगा, पिरामिड कॉलम इस तरह से दिखाई देगा। अगर लाइन की बात करेंगे तो लाइन पे सिलेक्ट कीजिए, लाइन एक इस तरह की दिखाई देगा और एक लाइन 3D लाइन ये होगी और एक लाइन ये इस तरह से होगी। अगर पाई चार्ट की बात करूंगा तो पाई चार्ट ये मुझे इस तरह से दिखाई देंगे, कुछ इस तरह के, कुछ इस तरह के, कुछ 3D में इस तरह के दिखाई देंगे। उसके बाद यदि बार चार्ट की बात करूंगा तो ये बार चार्ट है, कॉलम खड़े होते हैं, बार आड़े होते हैं। उसके बाद एरिया की बात करूंगा तो ये एरिया है, लाइन भी चार्ट भी एरिया के अंदर भी आ जाता है कभी कभी। तो स्कैटर ये यूज करूंगा तो डॉट डॉट वाला ये आपका स्कैटर होता है। रडार चार्ट इसी स्कैटर के अंदर का आता है। तो कुछ प्रकार के चार्ट्स ये आपको दिए हुए, इनका आपको यूज करना आसान बहुत है। हमें सिर्फ अपने टेबल के अंदर उस वैल्यूज को, उस टेबल की रेंज को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू को सिलेक्ट किया हुआ है। फिर उसके बाद जिस भी कॉलम को बनाना सिलेक्ट करके उस कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, ऑटोमेटिक पूरा चार्ट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ आपको कई वैल्यूज दिख रही होंगी, इसके ऊपर इसकी जो आपको प्रॉपर्टी दिख रही होगी, ये ऊपर अलग से डिजाइन फॉर्मेट खुल जाता है जब भी किसी ऑप्शन को खोलते हैं। चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं, इसमें नहीं बताया था, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट। उसे टेम्पलेट के रूप में सेव कर सकते हैं, रो को कॉलम से स्विच कर सकते हैं, जैसे नाम नीचे है और वैल्यूज ऊपर, तो उसे बदल सकते हैं। डाटा का एरिया बदल सकते हैं, चार्ट के लेआउट्स को बदल सकते हैं, चार्ट के अंदर जो रंग यूज किए जा रहे हैं बार्स के, उन्हें आप बदल सकते हैं, और एक चार्ट को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव भी कर सकते हैं। तो बहुत आसान सा ऑप्शन होता है चार्ट पर। मुझे ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है, जैसे चार्ट टाइप कहाँ से चेंज करना है, डाटा वैल्यूज कहाँ से चेंज करनी है, कलर कहाँ से चेंज करना है, उसे मूव कहाँ से करना है। अगर आपको ये सब चीज़ें देखना है कि ये कहाँ से करना है, तो इंसर्ट मेनू में आप जाएं और जो चार्ट के लास्ट में एक ऑप्शन दिया हुआ है, 1 मिनट में फिर से चलना चाहूँगा, ये हाँ, चलिए आ गया। मैं इसको पहले मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है इस समय इसको, तो मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। चार्ट को, एक नए चार्ट को मैं क्रिएट करूँगा फिर से। ये दीजिए, ये मैंने डाटा फील्ड को सिलेक्ट कर लिया है और मैंने ये इंसर्ट के अंदर गया, ये मैं चार्ट के अंदर गया और मैंने ऑल चार्ट, ये चार्ट को सिलेक्ट किया है। ये वही तरीका है इसको बनाने का, ठीक है। तो ये आपका चार्ट हो गया, चार्ट के डिफरेंट टाइप डिजाइन हो गए, ये आपकी वैल्यूज हो गई हैं। ये चार्ट को मैं अगेन डिलीट करके हटा देता हूँ। तो मेरा ये काम हो गया चार्ट से। चार्ट के बाद अपन देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ
हाइपरलिंक, हाइपरलिंक जैसे एमएस वर्ड में आपने पढ़ा था हाइपरलिंक के बारे में, भी किसी शब्द से किसी फाइल को जोड़ देते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ से किया, इसका नाम कर दिया पिक्चर, पिक्चर नाम का एक वैल्यूज बना दी, और मैंने कहा जब भी मैं यहाँ क्लिक करूंगा पिक्चर ओपन हो जाएगी, तो मैं हाइपरलिंक पर जाऊंगा और किसी भी फाइल को, लाइक मैंने कहा था पिक्चर, तो मैं इस पिक्चर को ढूंढ लेता हूँ उस जगह पर। यहाँ पर वैल्यूज मुझे पिक्चर तो दिखाई दे नहीं रही, मुझे उसके एड्रेसेस पर जाना होगा पिक्चर के लिए। डाउनलोड माई म्यूजिक माई पिक्चर, ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल सेंटर, स्कैन, ये मैं कुछ भी यहाँ पर डाल देता हूँ, किसी की मार्कशीट है शायद ये क्लिक करेंगे, जब भी इस पर क्लिक करेंगे वो वाली पिक्चर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। तो हाइपरलिंक है ठीक वैसे ही जैसा मैंने एमएस वर्ड के अंदर बनाती है, कोई फाइल कोई मार्कशीट मैंने लिंक कर दी उसके ऊपर, तो आप पिक्चर समझ सकते हैं कि मैंने उसे पिक्चर लिंक किया हुआ है हाइपरलिंक को। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, तो वर्ड के टेक्स्ट बॉक्स की तरह जाएगा आएगा, आप उसको बना लोगे टेक्स्ट बॉक्स को, आप उसके अंदर अपनी वैल्यूज़ को लिख देंगे। ठीक है, ये मैंने डाल दिया, तो ये मेरा इंसर्ट मेनू के अंदर ऑप्शन आया टेक्स्ट बॉक्स। अगर हेडर फुटर डालना चाहते हैं एक्सेल सीट के ऊपर नीचे, तो हेडर फुटर को ले लीजिए, इसका विंडो इस तरह से आएगा, ये हेडर वाला एरिया ओपन दिखा दिया उसने, ये पूरा सीट है नीचे, ऊपर हेडर है, आप यहाँ जो भी लिखेंगे हर सीट के फ्रंट में वही पेज दिखाई देगा, नीचे आपको उसका फुटर मिल जाएगा। मैंने कुछ और बंद करने के लिए कुछ और बंद कर दिया है। चलिए, ये हेडर फुटर हो गया। उसके बाद अगर ये वर्ड आर्ट का यूज़ करना चाहते हैं तो एमएस वर्ड की तरह सेम कंडीशन से आप किसी वर्ड आर्ट का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वर्ड आर्ट ले लिया, ये टेक्स्ट आपका आ गया, आप इस टेक्स्ट को करेक्शन करना चाहते हो तो आप इस टेक्स्ट को बदल दीजिए, हटा सकते हो, लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो टेक्स्ट के साथ। ये टेक्स्ट की ऊपर प्रॉपर्टी जाएंगी जिसमें आप उसका शेप्स को बदल सकते हैं, उसको बॉर्डर्स को चेंज कर सकते हैं, अंदर के कलरों को फिल कर सकते हैं, स्टाइल लिखे हुए टेक्स्ट की बदल सकते हैं, टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं, अदर्स कई तरह की आप इसमें ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया है आपका इंसर्ट के अंदर वर्ड आर्ट। आप सिग्नेचर लाइन, तो आपके लिए डिजिटल सिग्नेचर आवश्यक होता है इसके लिए, अदरवाइज यहाँ एक कट का सिंबल हो जाएगा। यदि ऑब्जेक्ट का यूज़ करना चाहेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे एमएस वर्ड में आपको पहले समझाया था कि ऑब्जेक्ट जो होता है किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, किसी भी जैसे डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन के अंदर की बात करूँ, तो वहाँ किसी अदर सॉफ्टवेयर की अगर फाइल को आप मर्ज करना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो या चिपकाना चाहते हो, तो आप उसे एज ए ऑब्जेक्ट उसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यदि वर्ड में वर्ड की फाइल लिंक करेंगे तो दो तरीके से थी कि फाइल के से लिंक कर दो या ऑब्जेक्ट से लिंक कर दो। तो हमने एक्सेल में यहाँ ऐसे रिज्यूमे या कोई भी डॉक्यूमेंट्स नाम दे देता हूँ मैं, ये फील्ड का नाम डॉक्यूमेंट्स हो, यहाँ जब भी क्लिक करूँगा डॉक्यूमेंट्स खुल जाए, तो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट पर जाऊँगा, क्रिएट फ्रॉम फाइल, ब्राउज, और मैं एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से एक क्लिक कर दूंगा। ये देखिए, ये वो फाइल आके मेरे सिस्टम से जुड़ गई। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया है। अगर आप सिंबल का यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिंबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। कई प्रकार के सिंबल्स होते हैं जो कीबोर्ड पर नहीं पाए जाते, आप इनका यूज़ यहाँ से कर सकते हैं। देखिए, आप यहाँ इसको देख ले, ये आपको दिखाई दे रहा सिंबल्स। तो ये आपका था आज का इंसर्ट मेनू। अब हम बात करते हैं इसका अगला पेज लेआउट मेनू की। पेज लेआउट मेनू में सबसे पहले थीम्स, तो आप यहाँ थीम्स चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने टेबल बनाई होगी, कुछ कलर यूज़ किए होंगे, फॉन्ट कलर अलग यूज़ किए होंगे, तो आप उनको यहाँ से बदल सकते हैं, अलग प्रकार के कलर यूज़ कर लीजिए, अलग प्रकार के थीम्स यूज़ कर लीजिए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू इस वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, थीम्स को बदल देता हूँ। ये देखिए, थीम्स के साथ पीछे की वैल्यूज भी बदल रही है मेरी, है ना। तो ये कलर बदल सकते हैं। मार्जिन्स, आप यहाँ फिर मार्जिन सेट कर सकते हैं। मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम 4 प्रकार के मार्जिन्स होते हैं, आप यहाँ से मार्जिन को चेंज कर सकते हैं। तो इसके डिफाइंड मार्जिन है, और कस्टम मार्जिन पे जाएंगे तो आपने पहले भी देखा है कि ये होता है टॉप, लेफ्ट,
राइट बॉटम, हेडर और फुटर भी इसी के अंतर्गत आ गए। उसके बगल में ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन दो ही प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। उसके बगल में साइज आपको पहले भी बताया गया पिछली क्लासेस में, A3, A4, A5, लेटर और लीगल, इनको ध्यान रखना है। ये प्रिंट एरिया है, प्रिंट एरिया आप जितना चीज छापना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो कागज, यहाँ तो शीट में बहुत सारे पेजेस हैं, अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ मेरा सिलेक्टेड जो मैटर है वही प्रिंट हो, तो मैं सेट प्रिंट एरिया कर दूंगा। ये मैंने वैल्यूज को सिलेक्ट किया, तो ये प्रिंट एरिया पर गया, यहाँ मैंने सेट प्रिंट एरिया किया है। अब आप जरा यहाँ देख लें, प्रिंट प्रीव्यू पर चल कर देख लीजिए, आपको स्पष्ट समझ में जाएगा कि यहाँ पूरी टेबल पर सिर्फ उतनी ही फील्ड दिखाई दे रही जितना कि मैंने सिलेक्ट किया था, बाकी कोई भी डाटा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ प्रिंट करने के लिए इतना ही एरिया सिलेक्ट किया है। और अब मैं क्लियर प्रिंट एरिया कर दूंगा, क्लियर प्रिंट एरिया, तो अब पूरी की पूरी सीट मुझे वहाँ से डिस्प्ले पर दिखाई देगी। अब यहाँ से आप फटाफट देख लें इस चीज़ को, यहाँ पर मुझे पूरी टेबल दिखाई दे रही है, जबकि पिछली बार सिर्फ उतना दिखाई दे रहा था जितना मैंने सिलेक्ट किया था। आप किसी चीज़ को ब्रेक कर सकते थे, यहाँ ही ब्रेक आ गया, इंसर्ट पेज ब्रेक है, रिमूव पेज ब्रेक है। अब पेज ब्रेक का क्या मतलब हुआ, चलिए ठीक है, मैं आपको उसको थोड़ा सा कॉल आ गया एक, मैं इसमें आपको पेज ब्रेक दिखा देता हूँ। आप स्क्रीन को गौर से देखें तो यहाँ जो मैंने कहा था ना, पेज बहुत सारे पेजेस होते हैं, ये आपको बीच बीच की डॉट से लाइन से इसको ब्रेक कर रहे होते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि ये फील्ड जो है मेरी फील्ड यहाँ से ही पेज ब्रेक हो जाए, ये जो लाइन है पूरे पेज खत्म होने पर आ रही थी वो उसी जगह पर पेज ब्रेक हो जाए, तो मैं यहाँ सेलेक्ट करके इंसर्ट पेज ब्रेक का यूज़ कर लूँगा। क्लिक करते ही देखिए आप, ये लाइन यहीं से पेज ब्रेक हो गई है, एक डॉट लाइन यहाँ, ये एक पेज, दो पेज, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पेज ब्रेक हो गया है। अगर आप रिमूव पेज ब्रेक करेंगे तो रिमूव पेज ब्रेक हो जाएगा और पेज अपने हिसाब से बाय डिफॉल्ट साइज को ले लेगा। इसके बाद था प्रिंट टाइल्स। अगर आप ऊपर के ABCD को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट टाइल्स का यूज़ कर लेंगे, या जो पहले ऑप्शन आया था ना प्रिंट एरिया, जो मैंने कहा था बाद में देखेंगे, अभी मैंने आपको बताया प्रिंट एरिया क्या होता है। टाइटल्स मैंने आपको कहा था, यदि आप चाहते हैं कि रोज हर टेबल पर वो रो रिपीट हो, बार बार वही लिखा हुआ है, स्टूडेंट नेम, क्लास, दिस, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, कॉलम्स यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आप प्रिंट के अंदर अगर आप चाहें तो ये गाइडलाइंस वो सब दिया हुआ था। प्रिंट टाइल्स ये वाला हिस्सा था कि आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं, हेडर्स को बार बार प्रिंट करना चाहते हैं, या कॉलम्स को बार बार प्रिंट करना चाहते हैं, कि रोज को बार बार प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसे आप प्रिंट टाइल्स कहते हैं। फिर आप उसका रोज और कॉलम को, साइज को, हाइट और विड्थ को भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक दिया हुआ था। आप ग्रिड लाइन को शो कर रहे हैं, जैसे आपको ग्रिड लाइन यहाँ दिख रही है, डॉट डॉट लाइनें दिख रही हैं, अगर आप शो नहीं करेंगे तो आगे देखिए बीच के बॉक्सेस सारे गायब हो गए, तो ग्रिड लाइन गायब हो गई है। अगर ग्रिड लाइन को प्रिंट भी करना है कागज पर तो प्रिंट मार्क्स को मैं क्लिक कर लूंगा। और हेडिंग्स, ये जो ABCD लिख रही है ना, ABXYZ ABCD, अगर मैं इसको यहाँ हटा दूं तो ये ABCD गायब हो जाएगी। तो इसको अगर प्रिंट भी करना हो तो प्रिंट भी कर सकते हैं। ये तो आपका पुराना है, जो ऑब्जेक्ट थे, जो पिक्चर्स थे, पिक्चर्स से एक पिक्चर के ऊपर आती थी तो ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक करते थे, इसलिए तो हमें पिक्चर लेना होगा। अलाइनमेंट पहले से बताया, लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट, टॉप मिडिल बॉटम, 9 कंडीशंस आपको पहले भी वहाँ दिखाई थी, वो अलाइनमेंट्स होते हैं। किसी पिक्चर को अगर रोटेट करना है, मूव करना हो तो रोटेट पिक्चर करते हैं, उसके लिए हमें एक पास एक पिक्चर का होना आवश्यक है। तो इंसर्ट के अंदर से अगर मैंने किसी पिक्चर को लिया हो इसके अंदर, लाइक मैंने एक पिक्चर ले लेता हूँ फिर से, तो मैं यहाँ पिक्चर का यूज़ करना ही है, तो मैं इंसर्ट पिक्चर कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है इस केसेस में। ये पिक्चर मैंने क्रॉप कर दी, मैं इसको यहाँ से मूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ सीधा मैं लेआउट पे गया, लेआउट पे रोटेट पे गया, रोटेट से मैंने इसको 90 एंगल, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपके सामने किया हुआ था। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी होता है, हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। आप वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखें। थैंक यू, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।